आईफोन 17 खरीदने की लाइन में धन और बल का इस्तेमाल हो रहा है। रात भर जाग कर लाइन में लगे लोग, नींद से लड़ते लोग, फोन खरीद निर्वाण प्राप्त करते लोग, मीडिया को सालाना बाइट देते लोग। कोई कह रहा है कि फोन नहीं, जिंदगी ही बदल ली है, लेकिन असलियत की जमीन पर सवाल कुछ और है। क्या ये नया फोन सच में जिंदगी बदल देगा या सिर्फ बैंक बैलेंस? आज के शो में इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे और ये भी बात करेंगे कि एप्पल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का भारत का सपना कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि ट्रंप ने सिर्फ भारत पर ही टैरिफ नहीं लगाया है, धमकी एप्पल के मालिक टिम कुक को भी दी है। इससे इतर शो में बात करेंगे आतंकवादी यासीन मलिक ने कौन से दावे किए हैं और इन दावों से भारत की राजनीति में क्या भूचाल आ गया है। भूचाल की बात हुई तो जिक्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का भी, जिन्होंने कहा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में घर जैसा लगता है। बीजेपी ने आलोचना की है और सवाल पूछे हैं, इस पर भी बात होगी। जाते जाते ये भी बताएंगे कि रामदेव और च्यवनप्राश मामले में कोर्ट में क्या हुआ। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो। हंगामा क्यों है बरपा? नया वाला आईफोन खरीदने की लाइन जो लगा ली है, लेकिन हंगामा भी मचा हुआ है और हल्ला भी कटा हुआ है। एक्शन सीन भी देखे गए हैं। धन और बल का ऐसा बेतहाशा यूज तो बस चुनावों में ही दिखता था। भारत में मौजूद कुल 4 एप्पल स्टोर्स के बाहर, माने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे, यहाँ लोग 18 सितंबर की रात से इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि 19 सितंबर की सुबह से इन स्टोर्स पर आईफोन की बिक्री शुरू हो गई। मीडिया के कैमरों का आना भी तय था। कहीं लाइन में लगे लोगों ने एक दूसरे को पीटा तो कोई फोन खरीदने के बाद कहता नजर आया, मैंने फोन नहीं, अपनी पर्सनालिटी को अपडेट किया है गाइस। लेकिन ये सचमुच का अपग्रेड है या अपग्रेड का तमाशा? आईफोन 17 का ये हाइप वर्थ इट है या सिर्फ मार्केटिंग का जुमला? पहले जरा आईफोन खरीदने वालों की बातें सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ 17 प्रो मैक्स सीरीज़ के लिए। पिछले 3 ईयर से एप्पल एक ही स्टक डिज़ाइन पे था। इस साल कुछ न्यू एप्पल ने डिज़ाइन किया है और इसमें A19 प्रो की बायोनिक चिप है, तो गेमिंग वाइज बहुत बेटर एक्सपीरियंस होगा मुझे। और पिछले 6 मंथ से मैं एप्पल के ये कलर का वेट कर रहा था, जब से मुझे अनाउंसमेंट मिला था कि ऑरेंज, ऐसा था कि ऑरेंज कलर निकलेगा इस साल। मैंने रात में 12 बजे से लाइन लगाया था, तो अब जाके मुझे मिला है। 8 बजे का मेरा स्लॉट बुक हुआ था। न्यू फीचर्स है इसके अंदर, जैसे डिस्प्ले में न्यू फीचर्स है और इसके कैमरे में जूमिंग दिया है एंड कलर है ऑरेंज कलर, न्यू कलर है। इसकी बहुत डिमांडिंग है। तो देखा आपने, लोग कितनी पैशन और पैसों के साथ लाइन में लगे थे। भावनाओं का ये ज्वार देखकर लगता है कि इस देश में अगर कोई आईफोन रक्षा दल बना ले तो बहुत आगे तक जा सकता है। और बात तो ऐसे भी बहुत आगे पहुंच चुकी है। किडनी बेचने वाले जोक पुराने हो चले हैं। मार्केट में आईफोन के शो ऑफ और कैपिटलिस्ट फोमो पर तंज कसती हुई लाइनें एंट्री कर चुकी हैं। जैसे आईफोन इतना बढ़िया फ़ोन है कि इसमें बैटरी की जगह ट्रांसफॉर्मर लगता है और इस ट्रांसफॉर्मर से पूरे शहर की बत्ती जलती है। आईफोन से अगर फ़ोटो खींचो तो फ़ोटो खिंचवाने वाला इंसान ही सशरीर फ़ोन के भीतर आ जाता है। आईफोन जब ज़मीन पर गिरता है तो भीतर से कच्चा तेल निकलने लगता है। वैसे अगर ये वाला अफसाना हकीकत बन जाता तो कितना अच्छा होता। रूसी तेल और ट्रंप की किचकिच से निजात मिल जाती, टैरिफ की जगह तारीफें ले लेती। खैर, ये तो सब मजाक की बातें हैं, अब कुछ ठोस बातें करते हैं। 9 सितंबर को आईफोन 17 और इसके दूसरे मॉडल्स को लॉन्च किया गया, अर्थात आईफोन 17 सीरीज। लॉन्च के साथ कीमतें और फीचर्स भी बताए गए। तो 82,900 रुपये से शुरू होता है आईफोन। और सुनिए, आईफोन 17 एयर की कीमत है 1,19,990। इसकी खासियत अभी तक का सबसे पतला आईफोन, लेकिन जेब पर काफ़ी भारी। फीचर्स की बात करें तो सभी में A19 चिप है। प्रो मॉडल्स में A19 प्रो iOS 26 और एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर जैसे लाइव ट्रांसलेशन और इमेज प्लेग्राउंड। और कैमरा 48 मेगापिक्सल फ्यूजन में 2x टेलीफोटो, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल भी है जो मैक्रो शॉट्स देता है। फ्रंट कैमरा में सेंटर स्टेज का फीचर, जूम कॉल्स पे आप जैसे भी बैठो हमेशा स्टार ही नजर आओगे, ऐसा कंपनी का दावा है। और इन सबसे इतर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो बेस मॉडल में भी मिलेगा और एक्शन बटन से साइलेंट मोड या शॉर्टकट सब कुछ एक टैप में मिलेगा। कलर्स में भी वाइड रेंज है। एक नए रंग की बहुत ज्यादा चर्चा है, कॉस्मिक ऑरेंज। मार्केट में आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स भी आए हैं। कीमत 1.5 लाख रुपए तक जाती है।
लोग बोल रहे हैं इतने में तो कहीं पहाड़ पर एक नाली खरीद लो, आईफोन तो बस स्टेटस सिंबल है और EMI का बोझ भी। सुनिए हमारे ताऊ कमलेश किशोर और साथी पत्रकार संदीप को। देखिए, दुनिया में आदमी प्रतियोगिता करता है और सारी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि क्या हम सभी बराबर हो सकते हैं। एक चीज़ दुनिया में ऐसी है जो आपको बराबरी का एहसास कराती है। मुकेश अंबानी जैसे घर में रहते हैं, जिस गाड़ी में चलते हैं, जिन होटलों में ठहरते हैं, जिन जगहों पर हॉलीडे करते हैं, वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। लेकिन आईफोन का लेटेस्ट वर्जन एक ऐसा इक्वलाइज़र है जो इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी और राम नरेश चौरसिया, जिनका चौरसिया पान भंडार है, ये सबको एक लाइन में खड़ा करता है। सबकी औकात एक, क्योंकि वही है। इसीलिए आदमी चाहता है कि हम 16 से 17 पे जितनी जल्दी हो सके आ जाएं। उसके लिए लाइन में क्यों ना खड़ा होना पड़े। वैसे 16 और 17 में 19-20 का ही फ़र्क होता है, पर यही हकीकत है, क्योंकि बड़े लोगों के पास वो फ़ोन आ जाता है और हम वो फ़ोन ले लेते हैं। अब सवाल है कि क्या ये वर्थ इट है। ये देखिए, आदमी जो अपने आप को जंजीरों में कैद करना चाहता है, वो जंजीर सोने की हो तो बेहतर है, लोहे की हो, कष्ट दोनों में बराबर है। आदमी आईफोन पे वही करेगा जो आईफोन 17 पे, जो आईफोन 13 पे करता था, जो 12 पे करता था। अपना वक्त जाया करेगा, रील्स देखेगा और ऊल जलूल बातों से इंडोक्ट्रिनेट होगा, रेडिकलाइज होगा। इसलिए फ़ोन कौन सा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सारे फ़ोन उतने ही बुरे हैं। वो कहा जाता है ना कि आप किसी भी तरह के तंबाकू को रगड़ के खाएं, धुएं में पिएं, पान में खाएं, बहुत बड़े ब्रांड की सिगरेट पिएं, बहुत सस्ते ब्रांड की बीड़ी पिएं, होना आपको कैंसर ही है। तो फ़ोन कोई भी यूज़ करें, आप अगर उसका मिसयूज़ करते हैं तो आईफोन उसका अच्छा एहसास दिलाता है। वो उस महंगी शराब की तरह है जो सस्ती शराब की तरह ही आपका लीवर खा जाती है। 6-7 साल पुरानी बात है जब आईफोन का एक कैंपेन आया था एप्पल ब्रांड का, इफ़ यू डोंट हैव एन आईफोन यू डोंट हैव एन आईफोन। और वो इंडिया के मार्केट को स्पेसिफिकली टारगेट करके बनाया गया था, क्योंकि वो समय ऐसा था जब आईफोन का प्रोडक्शन तो था उनके पास, लेकिन मार्केट नहीं था। जो इंडिया में पेनिट्रेशन चाहिए था मार्केट में फ़ोन के लिए, फर्स्ट चॉइस फ़ोन के तौर पे फर्स्ट चॉइस फ़ोन को इसको बनाया गया। तो उसमें 2-3 चीज़ के गिमिक लाए गए। गिमिक था कि पहले आईफोन को स्टेटस सिंबल बना देते हैं। आपके पास आईफोन है तो माना जाएगा कि आप लीग ए में खेल रहे हैं, बी और सी के खिलाड़ी नहीं हैं, जैसा दिखाया जाता है कि एंड्रॉयड फ़ोन वाले या फिर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हैं उस समय के हिसाब से। अब तो 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसके बाद उसमें था कि किस तरह से मार्केटिंग के साथ बैंक्स को जोड़ा गया, बैंक्स में कैशबैक का खेल, EMI का खेल। तो धीरे धीरे आप एक साइकिल में बनते गए और आपको रियलाइज़ हो गया कि हम 1 साल या 1.5 साल में आईफोन ओन कर सकते हैं। और उसी साइकिल को हर साल अपग्रेड कर दिया जाता है। फ़ोन की कीमत 10,000 बढ़ जाती है, पर आपको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो बोलते हैं हमने स्टोरेज बढ़ा दिया है, तो इसलिए 10,000 रुपये ज़्यादा देना बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं है। पर हाइप इसलिए क्रिएट किया जाता है क्योंकि प्रोडक्ट को इम्पैक्टफुल सेल सीजन में ज़्यादा बेचना है। हम सुबह से जो वीडियोस देख रहे हैं वो उन स्टोर्स के हैं जो एप्पल स्पेसिफिक स्टोर्स हैं। हमने अभी वो वीडियोस नहीं देखे जो ऑनलाइन ऑर्डर किए गए, उन लोगों से अभी हमारे पास वो नहीं आया है वो डेटा कि कितने बिके हैं। और इसके अलावा क्या है कि आईफोन का एक रीसेल मार्केट है। रीसेल मार्केट है कि पिछले साल का एक आईफोन, जो आईफोन 16 यूज़ कर रहे थे यूज़र, ज़रूरी नहीं कि जो इस बार आईफोन 17 प्रो या प्रो मैक्स में मूव करेंगे तो वो 16 भी यूज़ करते रहेंगे। तो वो आईफोन 16 कहाँ जाएगा? वो आईफोन 16 रीसेल से छोटे शहरों में जाएगा, और उस छोटे शहर में भी आईफोन इस्तेमाल करने वाले आपको मिलने लगते हैं। तो वो साइकिल आईफोन पिछले 5 साल में क्रिएट करने में कामयाब हो गया है कि एक फ़ोन जो हम अभी खरीद रहे हैं वो अगले साल हम डंप करेंगे तो वो तीसरे शहर में चला जाएगा। तो यानी आप आईफोन यूज़र का एक ऐसा साइकिल बन चुका है जो इम्पैक्ट हमें हर सेल के दिन दिखता है। फर्स्ट डे सेल के दिन जब लोग लंबी कतार लगाते हैं। अब कितने लोग लंबी कतार लगाते हैं थोड़ा समझना पड़ेगा कि इस हाइप के पीछे खेल क्या है। 5,000 लोग, इस देश की आबादी 140 करोड़ है। तो ये भी फैक्ट समझने वाली बात है कि 4-5 हज़ार लोग अगर दिल्ली में किसी मॉल के सामने खड़े होकर आईफोन खरीदने की बात करें, दैट डज नॉट मीन कि पूरे आईफोन का एक फ्रेंजी है पूरे देश में। तो वो चीज़ है। बाकी
पैसे और कितना खर्च करना चाहिए, आपका पैसा उड़ाइए, जितना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब असली किस्से पर भी आते हैं। इंडिया का ड्रीम आईफोन। फॉक्सकॉन और टाटा के प्लांट्स यहां 15 से 20% ग्लोबल आईफोन्स बनाते हैं, 50,000 से ज्यादा नौकरियां देते हैं। PLI स्कीम से प्रोडक्शन 30% तक बढ़ा है और इंडिया बन रहा है एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग हब। लेकिन इस फलती फूलती सक्सेस स्टोरी के बीच में खड़े हैं अमेरिकी सदर ट्रंप। एप्पल के मालिक टिम कुक को खुलेआम धमकी दे चुके हैं कि भारत में प्रोडक्शन घटाओ, अपने प्लांट्स यहां लगाओ और यहां के लोगों को नौकरी दो, नहीं किया तो टैरिफ लगा देंगे। और अमेरिकी कंपनी एप्पल का आईफोन अमेरिका में भी महंगा हो जाएगा। लेकिन टिम कुक ने ट्रंप की इन बातों पर कतई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सुन रखा था एन एप्पल अ डे कीप्स डोनाल्ड ट्रंप अवे। तो कुक ने ट्रंप का मैसेज सीन करके छोड़ दिया, डबल टिक, वो भी नीला वाला। ट्रंप होते रहे लाल और पीला। और इसका फायदा भी एप्पल को मिला। पहले तो ट्रंप ने भारत पर जो 50% का टैरिफ लगाया, उससे स्मार्टफोन्स को छूट दे दी गई। इससे एप्पल को करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। हालांकि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ईगो को हमेशा नाक पर रखने वाले ट्रंप जल्द ही स्मार्टफोन्स पर भी टैरिफ चिपका सकते हैं। दिक्कत ये भी है कि एप्पल चाहकर भी अपनी पूरी की पूरी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका शिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लेबर और टेक गैप की वजह से पूरी शिफ्टिंग कम से कम 2028 तक मुश्किल है। ऐसे में एप्पल का प्लान है कि अमेरिका में चिप्स प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन भारत में जो चल रहा है उसको चलने दो, और अगर ये बेहतर हो तो और अच्छा। एप्पल के इस प्लान की तस्दीक 10 सितंबर को छपे ब्लूमबर्ग के एक लेख से भी हुई। इस लेख में बताया गया है कि कैसे एप्पल ने अपने आईफोन 17 लॉन्च के साथ ट्रंप की धमकियों को ठेंगा दिखाया। मसलन ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी कि ट्रंप के टैरिफ खतरे की वजह से इस बार आईफोन्स की कीमतों में बहुत उछाल देखा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कीमतों में उछाल मामूली रहा। टिम कुक का मानना है कि वो भारत को नहीं खो सकते। वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत में आईफोन प्रोडक्शन 71% बढ़ा है। एप्पल के लिए भारत चीन की मनमानी के खिलाफ शील्ड है। चीन ने भले ही फॉक्सकॉन के अपने वर्कर्स को वापस बुलाकर एप्पल को झटका देने की कोशिश की, लेकिन टिम कुक अभी अपनी जमीन पर टिके हुए हैं। बड़ी खबर में जाते जाते एक बात और करनी है। जब हम अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें एक थ्योरी थी, पीपल फेस ट्रेड ऑफ, यानी एक विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। या तो आप तेज विकास कर सकते हैं या पर्यावरण बचा सकते हैं। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से ट्रंप और टिम कुक के विरोधाभास को समझा जा सकता है। ट्रंप की जीत के बाद जब इस साल अप्रैल महीने में टैरिफ की बातें चली, तो डाउन टू अर्थ पत्रिका की संपादक सुनीता नरेन ने एक लेख लिखा, कुछ अहम जानकारियां दी। 20वीं सदी के आखिर में जब अमेरिका और यूरोप में मजदूर आंदोलन बढ़े तो कंपनियों ने लेबर कॉस्ट को घटाने का फैसला लिया। फैसला रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को भी कम करने का लिया गया। इसलिए कंपनियों ने तीसरी दुनिया में यानी थर्ड वर्ल्ड में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना शुरू कर दी। तीसरी दुनिया में सस्ता लेबर मिला और पर्यावरण से जुड़े नियमों में भी छूट मिली। ऐसे में ये कंपनियां चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया और भारत चली आईं। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड में नौकरियों पर संकट आया तो इन कंपनियों पर वापस आने का दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए ट्रंप जैसे नेता क्लाइमेट का कोई जिक्र और कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन दुविधा कंपनियों के सामने भी है कि अगर वापस गए तो लागत बहुत बढ़ जाएगी, मुनाफा घट जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी। आपकी जो भी राय है हमें ज़रूर बताइए। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी आतंकी यासीन मलिक के दावे और उसके बाद मची राजनीति से जुड़ी है। मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा काटते हुए केस की जांच NIA कर रही है। एजेंसी ने मलिक के लिए मौत की सजा की डिमांड की है। उसके जवाब में मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक एफिडेविट डाला है। दावा किया गया कि 1990 में मलिक की गिरफ्तारी के बाद से केंद्र की कई सरकारों ने उससे कश्मीर मुद्दे का सल्यूशन निकालने के लिए बातचीत की थी। सरकारों में VP सिंह से लेकर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA शामिल है। एफिडेविट में मलिक की आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात का भी जिक्र है। दावा है कि मुलाकात के लिए साल 2006 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के तत्कालीन विशेष निदेशक VK जोशी ने रिक्वेस्ट की थी। एफिडेविट के मुताबिक जोशी ने मलिक से कहा कि मुलाकात का इस्तेमाल न केवल पाकिस्तानी नेताओं के साथ बल्कि हाफिज समेत आतंकवादी सरगनाओं के साथ बातचीत करने के लिए करे, जिसमें PM मनमोहन सिंह के शांति
शांति प्रयासों का समर्थन किया जा सके। इसके बाद मलिक ने हाफिज से मुलाकात की। यासीन मलिक का दावा है कि हाफिज सईद ने जिहादी समूहों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हाफिज सईद ने आतंकवादियों से शांति अपनाने की रिक्वेस्ट की थी। एफिडेविट के मुताबिक उस मुलाकात के बाद मलिक भारत आकर उसने उस समय पीएम रहे मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NK नारायण से मुलाकात की। उनसे मिलकर हाफिज सईद से मुलाकात की जानकारी दी, जिस पर मनमोहन सिंह ने उसके एफर्ट, टाइम, पेशेंस और डेडिकेशन के लिए थैंक यू कहा। लेकिन मलिक का दावा है कि बाद में हाफिज से उसकी मुलाकात को गलत तरीके से पेश किया गया। एफिडेविट में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के साथ भी बातचीत का जिक्र है। जब साल 2000 से 2001 में पीएम रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने रमजान में युद्ध विराम की घोषणा की थी। दावा है कि तब मकसद कश्मीर मुद्दे का हल निकालना था। उस वक्त IB के स्पेशल डायरेक्टर रहे अजीत डोभाल ने इंटेलिजेंस डायरेक्टर श्यामल दत्ता और NSA ब्रजेश मिश्रा के साथ यासीन मलिक की मीटिंग अरेंज कराई थी। एफिडेविट की यह बात सामने आने के बाद नेताओं के रिएक्शंस आए हैं, सुनिए। यासीन मलिक के साथ ये शेकहैंड किया था, बाद में वो लोग टेररिस्ट के साथ, हफीज वगैरह के साथ तो संपर्क में थे, तो पहले भी आया था, एक एफिडेविट के द्वारा हुआ है। मीन्स इनका अप्रोच क्या था? आज देश में टेररिस्ट एक्टिविटी क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमारा अप्रोच बहुत स्पष्ट है। ये नॉनसेंस हम टॉलरेट नहीं करते। अगर वो पाकिस्तान में भी बैठते हैं तो इसका परपेट्रेटर जहां भी बैठे हो, ये जो योजना करके उधर बैठ के इधर से चलाते हैं, ऐसे अभी नहीं होता है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है, रक्षा मंत्री ने घुस के मारेंगे, ये तो हो रहा है। अभी तो यासीन मलिक को पकड़ के अंदर डाले, ये प्रधानमंत्री जी के निवास में जाके उनको बिरयानी खिलाते थे। ये लोग इनके क्या अपेक्षा कर सकते, इसीलिए लोग उनको तिरस्कार कर रहे हैं ना। दूसरी सुर्खी एक भारतीय इंजीनियर से जुड़ी है। आरोप है कि वो नस्ल भेद के खिलाफ आवाज उठा रहा था, लेकिन ट्रंप की पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। 3 सितंबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया में। नाम मोहम्मद निजामुद्दीन, उम्र 29 साल। निजामुद्दीन तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले थे। उनका शरीर अमेरिका के सांता क्लारा के एक अस्पताल में रखा है। उनके पिता मोहम्मद हसनुद्दीन ने 18 सितंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक पत्र लिखा। बेटे की डेड बॉडी भारत लाई जाने की रिक्वेस्ट की। उनका साथ दिया मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने। उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर से मदद की अपील की है। अब बात निजामुद्दीन की मौत कैसे हुई, इसका क्लियर जवाब अभी तक नहीं मिला है। सांता क्लारा पुलिस ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि इसमें कहीं भी निजामुद्दीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इसमें उसी केस का ही जिक्र हो रहा था। पुलिस की पीसी का लबो-लुआब ये रहा कि निजामुद्दीन पर गोली इसलिए चलाई गई क्योंकि वो अपने साथी को मारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि एक दावा ये भी है कि निजामुद्दीन को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मारा है, लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। एक थ्योरी उनके लिंक्डइन पोस्ट को लेकर भी चल रही है, जिसमें निजामुद्दीन ने नस्लवाद पर बात की थी। उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा था, मैं नस्लवाद का शिकार रहा हूँ, गलत तरीके से नौकरी से निकाला गया। आज मैंने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी आवाज़ उठाने का फैसला लिया। गूगल में काम करते हुए मुझे ख़राब व्यवहार का सामना करना पड़ा। मेरे खाने में जहर मिला दिया गया और अब अन्याय के खिलाफ लड़ने की वजह से मुझे मेरे निवास से बेदखल किया जा रहा है। मैं कोई संत नहीं हूँ, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि वो भी कोई ईश्वर नहीं है। बाकी फाइलें मैं अगली पोस्ट में अपलोड करूँगा। ये निजामुद्दीन का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट है। परिवार की मांग है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि निजामुद्दीन की हत्या का इस पोस्ट और आरोपों से क्या संबंध है। अगली सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट में पतंजलि डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन मामले से जुड़ी है। जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि च्यवनप्राश को विज्ञापन में कुछ बदलाव करके चलाने के आदेश दिए थे। रामदेव ने कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी। जस्टिस C हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने सुनवाई की। कहा, आपने सभी च्यवनप्राश बनाने वालों को बदनाम किया, ये कहकर कि उन्हें इसे बनाने का तरीका नहीं पता। जज ने विज्ञापन को अपमानजनक माना। यह अंतरिम आदेश था जो कोर्ट के विवेक पर आधारित है। हम अपील में क्यों दखल दें? कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हें लगा कि यह अपील बेवजह है तो पतंजलि पर जुर्माना लगाया जाएगा। बेंच की ओर से कहा गया कि वो हर छोटी मोटी अपील को अब स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले डाबर ने याचिका लगाई थी। दावा किया था कि रामदेव ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को बदनाम कर रहे हैं। मामला कोर्ट में गया। सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि पतंजलि का टीवी विज्ञापन ये दिखाता है कि बाजार में उपलब्ध अन्य च्यवनप्राश साधारण हैं। कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट्स से समझौता नहीं करना चाहिए जो आयुर्वेदिक ज्ञान और प्राचीन ग्रंथों अनुसार नहीं बनाए गए।
जिसके बाद 3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट जज मिनी पुष्करना ने पतंजलि को कुछ बदलाव करने के बाद ही विज्ञापन चलाने के निर्देश दिए थे। इन बदलावों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रिंट विज्ञापनों से 40 जड़ी बूटियों से बने साधारण च्यवनप्राश से क्यों समझौता करें जैसे सेंटेंस हटाएं। टीवी विज्ञापन से जिनको आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, वे चरक, सुश्रुत, धनवंतरी और च्यवन ऋषि की परंपरा के अनुसार मूल च्यवनप्राश कैसे बना पाएंगे जैसे सेंटेंस हटाएं। वहीं पतंजलि ने अपील में कहा था कि उनके विज्ञापन में डाबर का नाम नहीं है और साधारण शब्द तटस्थ है। इससे पहले के फैसले में भी स्वीकार किया गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि के वकील ने कोर्ट से इस मामले पर रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ डिस्कशन के लिए समय मांगा है। अब इस अपील पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। जो भी जानकारी आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्कों को लेकर बयान दिया है जिस पर विवाद हो रहा है। सैम पित्रोदा बोले उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में घर जैसा महसूस होता है। आगे बोले देश की विदेश नीति का फोकस पड़ोसी देशों पर होना चाहिए। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times, and there is no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism, and all that is there. But at the end of the day, in that neighborhood, there is common gene pool. I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. पित्रोदा के बयान पर बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस आए। इसमें उनके बयान को पाकिस्तान परस्त और एंटी नेशनल बता दिया। वो भी सुन लीजिए। विश्व भर में आतंक की फैक्ट्री के रूप में कुख्यात पाकिस्तान के प्रति राहुल गांधी और उनके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा का ये जो अथाह प्रेम है और आतंकवादी की खेप भेजने वाले देश जिसके हाथ भारत की सेना और भारत के निर्दोष नागरिकों के हाथों से रंगे हैं, उन्हें घर जैसा लगता है। ये मानसिक दिवालियापन है। देश विरोधी बयान देना, देश के इंस्टीट्यूशन, देश के कॉन्स्टिट्यूशन, देश के इलेक्शन कमीशन, देश के लोकतंत्र को बदनाम करना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।